माँ बेचारी रो के निकल रही है। कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। नीट छात्रा रेप और संदिग्ध मौत के मामले में सीआईडी, एफएसएल और एसआईटी की जांच ने एक बार फिर नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। अब जांच टीम इस एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है कि क्या छात्रा को हॉस्टल के अंदर ही नशे की गोलियां दी गई थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 17 घंटे का सीसीटीवी फुटेज आखिर कहां है और क्यों गायब है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इसी समय के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे अब छिपाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में सीआईडी ने पटना पुलिस और एसआईटी की शुरुआती जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सीआईडी ने एसआईटी को 59 बिंदुओं वाली खास गाइडलाइन दी है, जिसके बाद जांच की डायरेक्शन पूरी तरह बदल गई है। इन गाइडलाइंस में हॉस्टल, परिवार, जहानाबाद, कनेक्शन, दोस्तों और डिजिटल सबूतों से जुड़ी कई बड़ी आशंकाएं जताई गई हैं। जांच का सबसे सेंसिटिव टाइम 5 जनवरी की रात 9:30 बजे से 6 जनवरी के दोपहर करीब 2 बजे तक माना जा रहा है। इसी दौरान हॉस्टल में गतिविधियां सबसे ज्यादा संदिग्ध पाई गई और इसी समय का सीसीटीवी फुटेज अब तक सामने नहीं आ पाया है। अब बात उस अहम सुराग की जिसने पूरे केस को हिला दिया है। स्पर्म रिपोर्ट से जांच टीम को बड़ी लीड मिली है। एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक जो स्पर्म सैंपल मिला है वो 18 से 21 साल के उम्र के युवक का हो सकता है। इसी आधार पर अब जांच का दायरा सिमट कर 4 से 5 सबसे कम उम्र के लड़कों पर आ गया है। सीआईडी और एसआईटी अब इन्हीं युवकों को सबसे ज्यादा संदिग्ध मान रही है। सीआईडी की टीम ने एसआईटी के साथ हॉस्टल जाकर मौके की जांच की थी। उसी के बाद से 59 पॉइंट की गाइडलाइन दी गई। सवाल यह भी है कि नाबालिग छात्रा के पास इतनी ज्यादा दवाएं आखिर आई कहां से। जांच में सामने आया कि कमरे से 3 खाली दवा की स्ट्रिप मिलने की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस को सिर्फ 1 स्ट्रिप सौंपी गई। इससे शक और गहराता है। सीआईडी को शक है कि छात्रा को एंटी डिप्रेसेंट या सेडेटिव दवाएं दी गई थी। सवाल यह भी है कि वार्डन ने ये दवाएं छात्रा के परिजनों को सौंप दी, लेकिन पुलिस को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई। ये सभी बात अब जांच के घेरे में है। हॉस्टल प्रशासन की भूमिका भी लगातार सवालों में है। कमरे के बाहर सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं था? दरवाजा तोड़ने से पहले कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद क्यों नहीं था? हॉस्टल मालिक की गिरफ्तारी के बाद भी बाकी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सीआईडी ये भी जांच कर रही है कि क्या इससे पहले भी हॉस्टल में ऐसी कोई घटना हो चुकी है। एक और बड़ा सवाल है, 26 दिसंबर को पूरा परिवार अचानक हॉस्टल क्यों पहुंचा? आमतौर पर छात्राएं अकेले जाती आती हैं, लेकिन यहाँ पेरेंट्स और भाई तीनों का एक साथ आना जांच का विषय बन गया है। सीसीटीवी फुटेज में घर जाते वक्त छात्रा और परिजनों के व्यवहार का बारीकी से तोड़ निकाला जा रहा है। इसके अलावा छात्रा का 9 दिन तक घर पर रुकना, उस दौरान उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, मोबाइल सर्च हिस्ट्री क्या कहती है और एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई। इन सभी कड़ियों को आपस में जोड़कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जांच अब सिर्फ हॉस्टल तक सीमित नहीं है। जहानाबाद में घर के भीतर क्या हुआ, इस एंगल पर भी काम हो रहा है। गांव के चौकीदार, पड़ोसी और नजदीकी रिश्तेदारों से पूछताछ जारी है। ये भी जांच का विषय है कि कहीं दवा या किसी जहरीले पदार्थ की व्यवस्था घर से ही तो नहीं की गई। मोबाइल सर्च हिस्ट्री, अचानक तबियत बिगड़ने की टाइमलाइन और अस्पताल में बयान न देने जैसी बातें अब जांच के अहम हिस्से बन चुके हैं। एक मैसेज जिसमें पहले केस ना करने की बात कही गई थी, वो भी जांच के दायरे में है। सीआईडी इस संभावना को भी नजरअंदाज नहीं कर रही कि 5 जनवरी को पटना लौटने के बाद छात्रा किसी दोस्त या परिचित से मिली हो। ऑटो चालक से पूछताछ, स्टेशन और रास्ते के सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी गई या नहीं, इन सभी बातों की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया चैट, कॉल डिटेल और कोचिंग से जुड़े दोस्तों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। नीट परीक्षा का दबाव, निजी रिश्तों का तनाव और मानसिक स्थिति, हर पहलू को जोड़कर देखा जा रहा है। एक और अहम कड़ी है 25 नवंबर के बाद छात्रा की अपने मामा से बातचीत अचानक बंद हो जाना। सीआईडी ने इसे मानसिक सहयोग के खत्म होने और बढ़ते तनाव से जोड़कर देख रही है। कॉल रिकॉर्ड और ऑनलाइन गतिविधियों में आए बदलाव की भी गहराई से जांच हो रही है। अब बात उन संदिग्ध युवकों की जिन पर जांच टिक गई है। अब तक 25 लोगों के डीएनए टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 4 से 5 युवक 18 से 21 साल की उम्र के हैं। जांच में सामने आया है कि इनमें से 2 युवक सीधे शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े हुए हैं। एक हॉस्टल मालिक का बेटा और दूसरा हॉस्टल संचालक का बेटा बताया जा रहा है। इसके अलावा 2 युवक जहानाबाद के भी हैं, जिनका छात्रा से संपर्क रहा था। एक को करीबी दोस्त बताया जा रहा है, जबकि दूसरे के साथ रिश्तेदारी की बात सामने आई है।
अब एसआईटी इन सभी के डीएनए को एफएसएल रिपोर्ट से मिलाने की तैयारी में है। साथ ही हॉस्टल इलाके का मोबाइल टावर डंप डेटा खंगाला जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि घटना वाली रात 18 से 21 साल की उम्र के कौन-कौन से लड़कों के मोबाइल उस इलाके में एक्टिव थे। सीआईडी और एसआईटी का मानना है कि बहुत जल्द इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है।